हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और एक बार फिर से वीआरएसएससी के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं पेपर लेकर आया हूँ, कक्षा 10वीं का विज्ञान ही है। ये डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी में आए हुए क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें 15 मिनट बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। इसका पूर्णांक 70 होता है और इसका कोड आप देख सकते हैं 824 IP। ये कोड कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के पेपर में पिछले वर्ष आया हुआ था। प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा है पूर्व की तरह। खंड आ और खंड बा। खंड आ जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों का है, जिसमें तीनों विषय भौतिकी, रसायन व जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। और खंड बा में इन्हीं तीनों विषयों से ही उनके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। वर्णनात्मक प्रश्नों की भी सीरीज हम लाएंगे, लेकिन इससे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 देखिए, किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा या आभासी तभी बनता है जब लेंस हमारा अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस में जस्ट इसका उल्टा होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो दिया हुआ गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल आर हैगा आपका, कैपिटल आर यानी कि त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। और दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी, यानी कि आपसे एफ पूछा हुआ है, तो एफ इज इक्वल टू हम जानते हैं r/2 होता है, यानी कि कैपिटल R/2। तो r की जगह पर हम 20 लिखेंगे और 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि बी नंबर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो इसमें आंसर होगा वो बी नंबर आएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी नंबर आपका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश का नीला दिखाई पड़ता है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है? इस वाले सवाल का जो हल है वो हमने पिछले वाले विषय विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में देखा था, उसमें भी यही सवाल आया हुआ था। ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जब ये वर्णनात्मक क्वेश्चन हम वहाँ के सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित एक सवाल आया हुआ है। तो वहाँ पर एक आकाश का नीला रंग दिखाई देना और दूसरा इंद्रधनुष का रंग जो बन जाता है आकाश में, वो ये दोनों ही घटनाएं जो होती हैं प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और किस तरह से बनती हैं इन्हीं का अध्ययन इसमें करेंगे। आइए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो लेंस की क्षमता को हम जानते हैं P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू होता है 1, F इज इक्वल टू होता है 1/P, जहाँ पर ये फोकस दूरी है और P जो तुम्हारा है ये डायोप्टर है, पावर है, लेंस की ये क्षमता है। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 +2 होगा, क्योंकि डायोप्टर जो यहाँ पर दिया +2 में दिया हुआ है, तो ये प्लस का साइन हर बार हमें लगाना है तो प्लस ही होगा। और ये जब इसको 1/2 को हम दशमलव में बदलेंगे तो 0.5 आएगा। इस 0.5 मीटर को अब हमें बदलना है सेंटीमीटर में। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसी को 0.5 को जब हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस का 50 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत उपकरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? भूसंकल्प तार, उदासीन तार, जीवित तार, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, जीवित तार एक वह तार होती है जो मेन तार होती है घरों में, जिनमें धारा, विद्युत धारा जिस पे बहती है, जो करंट मार देती है, वही तार में ही हमें फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है। जिससे क्या होता है कि धारा की मात्रा ज़्यादा आ जाने पर ये अक्सर पिघल जाती है, यानी कि फ्यूज तार पिघल जाती है और उसकी वजह से हमारे उपकरण आसानी से बच जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि शक्ति कार्य
तथा समय की मात्रा क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किए जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है x1.x2 = x2। अब हमने ये भी पढ़ा है कि शक्ति यानी कि पावर जो होती है P = W/T होता है, यानी कि कार्य बटे समय। यहाँ पर देखिए P का मान दिया हुआ है x1, यहाँ पर तो ये x1 हो जाएगा, और W का मान यहाँ पर x2 दे रखा है, और यहाँ पर T का मान जो दिया रखा है वो x3 रखा है। यहाँ पर 1 लगाकर हम चाहें तो इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो देखिए आप x1 और x2 इन दोनों को मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x1 गुणे x3 = आसानी से बन जाएगा x2, और ये वाला आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो x1 गुणे x3 = x2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो इसके लिए आपने Q = IT का फार्मूला पढ़ा होगा, यानी कि टोटल जो आपका चार्ज होता है वो बहने वाली विद्युत धारा और उस समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत धारा का मान 10 एम्पीयर दिया है, यानी कि 10 लिखेंगे, और समय का मान यहाँ पर 2 सेकंड दिया है तो 2 लिखेंगे, और यही 10 दूनी 20 हो गया, यानी कि 20 कूलाम इसका आपका आंसर हो जाएगा। 20 कूलाम आपका सी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8वें पर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि हेमीहाइड्रेट होता है, और हेमीहाइड्रेट का जो सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है वो एक यही आपका दिया हुआ है, ये वाला पहला नंबर 8वें का CaSO4.12H2O, यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का मान होता है, सूत्र है रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, pH मान 8.5 वाला विलयन है। pH मान 8.5 वाला विलयन है क्षारीय, उदासीन, अम्लीय। हम सभी जानते हैं कि जिस विलयन का मान pH मान 7 होगा तो वो उदासीन होता है, और वो विलयन हमेशा जल के रिस्पेक्ट में ही होता है, यानी कि जल के बराबर ही उसका pH मान होता है। लेकिन यहाँ पर विलयन का pH मान 8.5 दिया है, तो 8.5 7 से अधिक होने की वजह से, यानी कि 7 से अधिक जब pH मान होता है तो हमेशा वो क्षारीय होता है, यानी कि पहला नंबर 9 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, CH3 CH CHO और यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह लगा रखा है, और इसका नाम पूछ रहा है कि UPSC नाम इसका क्या होगा। तो ब्यूटेनल होगा, ब्यूटेनॉल होगा, मेथिल प्रोपेनल होगा, और 2 मेथिल प्रोपेनॉल होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर NOL लगा हुआ है, NOL यानी कि नॉल लगा है, यानी कि अल्कोहल है, ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर CHO लगा है, यानी कि CHO जितनी भी श्रेणियाँ होती हैं वो हमेशा एल्डिहाइड होती हैं, और एल्डिहाइड होने की वजह से ये मेथ एथ प्रो ब्यूट, यहाँ पर ब्यूटेनल होगा। कौन सा होगा? ब्यूटेनल होगा। 10वें का जो आंसर होगा वो ए नंबर ब्यूटेनल होगा। 11 क्वेश्चन में देखिए, वाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। सभी तत्व जिनके वाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जैसे हम क्लोरीन मान लेते हैं या फ्लोरीन मान लेते हैं। क्लोरीन का 17 होता है, आप देख सकते हैं, तो 2 8 8 2 10 7 17, ये 7 बचते हैं यहाँ पर वाह्यतम कोश में। तो ये सभी तत्व हमेशा हाइलोजन होते हैं, और जितने भी हाइलोजन तत्व होते हैं वो सभी अधातु गिने जाते हैं, वो हमेशा अधातु में ही उनकी गणना होती है। इसलिए 11वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अधातु होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है CaNO3, CaNO3 का होल ट्वाइस, Ca3NO3, Ca2NO3। जो क्रियात्मक समूह का नियम है या संयोजकता का जो नियम होता है उसके अनुसार आपका ए नंबर तो नहीं होगा, ना ही सी नंबर होगा, ना ही डी नंबर होगा, और ये वाला बी नंबर आपका ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि नाइट्रेट का सूत्र जो होता है वो NO3 होता है, और कैल्शियम के साथ जुड़ने के लिए उसको डबल बॉन्ड बनाने पड़ जाते हैं। इसलिए हमारा 12 का जो आंसर होगा वो आपका बी नंबर होगा। 13 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
पहला ही नंबर आपका ऑप्शन यही होगा, क्योंकि C2H2 के लिए हमारे पास संतृप्त अवस्था नहीं मिल पाती। जैसे मैं कहूँ कार्बन की यहाँ पर कार्बन के 2 परमाणु हैं, इन कार्बन के दोनों के लिए संयोजकता बनाने के लिए यानी कि H हमारे पास पूरे होने चाहिए, पर इसके पास तो H सिर्फ 2 ही हैं, जबकि हमें और कितने की ज़रूरत है, एक ये है यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। जब कार्बन की चारों संयोजकताएं फिल होती हैं तभी वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन माना जाता है। जबकि यहाँ पर एक ये फिल है, ये 3 छूटे हुए हैं, यहाँ पर एक यहाँ भी फिल है, इसी तरह यहाँ पर ये 3 छूट जाते हैं। तो इस वजह से C2H2 ही यहाँ पर कार्बन की असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मानी जाएगी। CH4 अगर बात करें तो CH4 आप देख सकते हैं कार्बन के लिए चारों संयोजकताएं यहाँ आसानी से मिल जाती हैं। जैसे कहूँ कार्बन की एक ये संयोजकता, एक यहाँ पर H ये बन जाएगा, एक ये H बन जाएगा और एक H यहाँ बन जाएगा। इसका मतलब CH4 हमारा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन माना जाएगा। इसी तरह C3H8 भी एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, C2H6 भी एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। परंतु यहाँ पर 13वां नंबर जो है क्वेश्चन, उसका ए नंबर C2H2 ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। रक्तदाब नापा जाता है। रक्तदाब नापा जाता है किससे? स्फैग्मोमैनोमीटर से। आपने देखा हो स्फैग्मोमैनोमीटर होता है, उसी से मापा जाता है। जहां बात करें स्टेथोस्कोप, आला, ये डॉक्टरों का एक अलग उपकरण है जो हृदय की धड़कन मापने के लिए काम करता है। माइक्रोस्कोप ये सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के काम में आता है। माइक्रोमीटर ये सूक्ष्म दूरियों को मापने के काम में आता है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ए ही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो साइटोकाइनिन है यह एक पादप हार्मोन है। पिछले वाले वीडियो में भी याद हो तो हमने इसको बताया था कि साइटोकाइनिन एक क्या पादप हार्मोन्स माना जाता है। इसके बाद थायरॉक्सिन, इंसुलिन और एस्ट्रोजन ये सभी जंतु हार्मोन्स माने जाते हैं। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि थायरॉक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है, और यहाँ पर इंसुलिन जो होता है वो अग्न्याशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अग्न्याशय में। और आप ये एस्ट्रोजन को नाम सुना ही होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है वो लेडीज में पाया जाता है। ये प्रजनन के लिए प्रयोग होने वाला हार्मोन्स है, महिलाओं में पाया जाता है और प्रजनन के लिए यूज होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 15 का वो सी नंबर आपका सही होगा। एक लिंगी पुष्प यानी कि वह पुष्प जिसमें केवल एक ही लिंग पाया जाए। जैसे गुड़हल की बात करें तो ये द्विलिंगी होता है, सरसों है ये द्विलिंगी होता है, और गुलाब है ये भी द्विलिंगी होता है। क्यों? क्योंकि इनमें नर और मादा दोनों जननांग एक ही फूल पर आसानी से पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पपीता इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक लिंगी फल है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पुनर्जनन का उदाहरण है हाइड्रा, ब्रायोफिलम, अमीबा, इसके बाद प्लेनेरिया। बच्चों यहाँ पर हाइड्रा, ब्रायोफिलम, अमीबा को छोड़ करके ये तीनों ही पुनर्जनन का काम करते हैं, यानी कि खुद ये बना लेते हैं अपने अंग। इनके कोई अंग शरीर का भाग कट जाए तो ये आसानी से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हर एक अंग वो बनाने का काम करता है वो प्लेनेरिया करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम आंसर यही वाला होगा। जबकि अमीबा एक कोशिकीय जंतु है जिसमें पुनर्जनन नहीं पाया जाता। ब्रायोफिलम एक तरह का पौधा है, और ये पौधा अपनी पत्तियों से एक नए पौधा को जन्म दे सकता है। हाइड्रा इसका कोई भाग अगर कट जाता है तो आसानी से एक नया अंग बना सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, हर एक अंग को ये नहीं बना सकता। जबकि प्लेनेरिया एक ऐसा कैटेगरी है जो कि हर तरह के अंगों का अपने निर्माण खुद से ही कर लेता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? देखिए, ऑक्सीजन के कारण भी नहीं होता है, वाष्प के कारण भी नहीं होता, सल्फर के कारण भी नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, बल्कि ये CFC एक रसायन है, इसके कारण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या करता है? ओजोन के अणुओं को तोड़ता है, यानी कि जो आसमान में ओजोन परत है उस परत को धीरे धीरे क्या कर रहा है? ये छींड़ करता जा रहा है, इसलिए इसका आंसर 18 का आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको
इसको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, समतल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता। समतल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता, इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, प्राकृतिक परितंत्र कौन सा है? सिंपल सी बात है, प्राकृतिक परितंत्र यानी कि खुद स्वतः से जो बना हो। तो यहाँ पर देखिए जल जीवनशाला, ये मानव निर्मित है, इससे तो आंसर ये तो हो ही नहीं सकता है। इसके बाद यहाँ पर गमला, ये खुद हम बना लेते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। खेत एक मानव निर्मित होता है, ज़मीन पड़ी थी उस पर खेत बना लिए। लेकिन वन जो है इसको नहीं बनाया जा सकता, ये स्वतः बनते हैं, इसलिए इसे प्राकृतिक परितंत्र के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, चूहा ये तो उपभोक्ता है, बिल्ली ये भी उपभोक्ता है, ये खाने वाले लोग हैं, उपभोग करते हैं। खरगोश ये भी उपभोक्ता है। इसका मतलब 20 का ये जो डी नंबर आपका होगा, हरे पौधे एवं नीले शैवाल, यही सब क्या है आपके, ये आहार श्रृंखला के उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। बच्चों इस पेपर में अभी तक हमने 1 से लेकर के 20 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बचते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, जिसको अभी हमें सॉल्व करना बाकी है। अगले वीडियो में मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट और कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट दोनों के जो वर्णनात्मक प्रश्नों की श्रेणी है उन्हें मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कितने सवाल में, किस नंबर के कितने सवाल में कितने शब्दों का चयन करना होता है, यानी कि कितने नंबर का कोई सवाल है और उसमें कितने शब्द लिखने ज़रूरी हैं या कौन कौन से पॉइंट लिखने ज़रूरी हैं, ये आप आसानी से जान पाएंगे। तब तक देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। नमस्कार।